इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो सिर्फ पुराना नहीं है, बल्कि सच कहूं तो हैरान करने की हद तक मॉडर्न या भविष्यवादी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां के लोग अपने समय से इतने आगे थे कि उनके बनाए शहर आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स का भी दिमाग घुमा देते हैं। इस पूरे सफर में हम उनके रहन सहन, उनकी कमाल की तकनीक और उन अनसुलझे रहस्यों को डिकोड करेंगे जो आज की दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा एक बुनियादी सवाल पर गौर कीजिए। आज हम स्मार्ट सिटीज और मॉडर्न अर्बनाइजेशन की बात करते हैं, राइट? लेकिन जरा सा मॉनसून आते ही जल जमाव और ट्रैफिक की जो हालत होती है वो हम सब जानते हैं। लेकिन बस इमेजिन कीजिए, आज से 4,500 साल पहले एक ऐसा समाज था जिसने साफ सफाई, ड्रेनेज और सिटी प्लानिंग को उस लेवल पर मास्टर कर लिया था जो आज भी कई जगहों पर एक सपना ही लगता है। ये कंट्रास्ट सच में सोचने पर मजबूर कर देता है ना कि आखिर ये लोग थे कौन। और इनकी खोज की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि 19वीं सदी में ब्रिटिश इंजीनियर रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे और तभी उन्हें जमीन के नीचे दबी हुई हजारों पकी हुई ईंटें मिल गईं। चार्ल्स मैसन जैसे खोजियों ने सबसे पहले इन टीलों को नोटिस किया था, लेकिन असली धमाका तो 20वीं सदी में हुआ जब दयाराम सानी और राखाल दास बनर्जी जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई शुरू की। अचानक से हमारा भारतीय इतिहास, जिसे तब तक सिर्फ सिकंदर के हमले तक सीमित माना जाता था, वो सीधा ईसा मसीह से भी 3000 साल पीछे चला गया। इस एक खोज ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। अब देखिए, इतनी शानदार सभ्यता कोई रातों रात तो बनने गई होगी। अगर इसके टाइमलाइन को देखें तो इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में हुई। ये वो वक्त था जब लोगों ने खानाबदोश जिंदगी छोड़कर पहली बार खेती करना शुरू किया था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, मेहरगढ़ के ये शुरुआती लोग एक तरह के अर्ली साइंटिस्ट भी थे। वहां हमें ऐसे दांत मिले हैं जिनमें ड्रिल से छेद किए गए थे, मतलब उस जमाने में भी डेंटिस्ट्री की शुरुआत। फिर धीरे धीरे 3300 ईसा पूर्व तक ये लोग नदियों के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने लगे और 2600 ईसा पूर्व आते आते ये एक पूरी तरह से विकसित, मैच्योर और शानदार शहरी सभ्यता में बदल गई। और ये बात बहुत ही खूबसूरती से दर्शाती है कि हड़प्पा सभ्यता अपने समय के बाकी समाजों से कितनी अलग थी। एक तरफ मिस्र और मेसोपोटामिया को देखिए, वहां राजाओं के लिए आलीशान पिरामिड्स और विशाल मकबरे बन रहे थे। लेकिन उसी वक्त हड़प्पा के लोग क्या कर रहे थे? वो अपने आम नागरिकों के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन और व्यवस्थित शहर बना रहे थे। उनका पूरा फोकस एक बेहतर, सेफ और आम जनता की जिंदगी को आसान बनाने वाले समाज पर था, ना कि किसी शासक के महिमा मंडन पर। सबसे कमाल की बात तो ये है कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता ने एक ऐसा रूप ले लिया था जिसे देखकर आज के मॉडर्न इंजीनियर्स भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। ये समाज एक्यूरेसी और हाइजीन को लेकर सचमुच जुनूनी था। उनकी सिटी प्लानिंग में कुछ भी, लिटरली कुछ भी रैंडम नहीं था। सेफ्टी, मजबूत इमारतें और वाटर मैनेजमेंट की जो कला उन्होंने विकसित की, वो इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार था जिसका लोहा आज की दुनिया भी मानती है। अब इस नंबर 16 को देखिए, ये कोई मामूली संख्या नहीं थी। ये उनकी नापतोल प्रणाली यानी मेजरमेंट सिस्टम का बेस था। उन्होंने वजन मापने की इतनी सटीक और परफेक्ट प्रणाली बना ली थी जो पूरी की पूरी सभ्यता में एक जैसी थी। खुदाई में जो घनाकार बाट मिले हैं ना, वो अक्सर 1, 2, 4, 8 और 16 के अनुपात में होते थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि 16 का ये स्टैंडर्ड भारतीय क्षेत्रीय माप प्रणाली में आने वाली कई सदियों तक, जी हाँ, सदियों तक चलता रहा। आप समझ सकते हैं कि वो स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर कितने सीरियस थे। इनके इंजीनियरिंग चमत्कारों की लिस्ट तो एकदम बेमिसाल है। आप शहर पंजाब का ले लीजिए या गुजरात का, ईंटों का साइज और उनका रेशियो बिल्कुल एक जैसा था। उनकी मेन सड़कें एक दूसरे को एकदम परफेक्ट 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। घरों का डिजाइन ऐसा था कि प्राइवेसी सबसे ऊपर रहे, इसीलिए मेन रोड की तरफ कोई खिड़की ही नहीं होती थी। और उनका सबसे बड़ा मास्टरपीस, उनकी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, पक्की ईंटों से ढकी नालियां और सफाई के लिए बनाए गए बाकायदा मैनहोल्स। ये सब ये सुनिश्चित करते थे कि भारी बारिश के मौसम में भी उनके शहरों में कभी बाढ़ न आए। मोहनजोदड़ो के उस विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ की बात करें तो वो सिर्फ कोई बड़ा सा तालाब नहीं था। पानी को रिसने से रोकने के लिए उन्होंने इसकी ईंटों पर नेचुरल राल यानी बिटुमेन की कोटिंग की थी, एक तरह की एंशिएंट वाटरप्रूफिंग।
इसके साथ ही बड़े बड़े अन्नागार या ग्रीनरीज मिली हैं जो उनके गोदाम हुआ करते थे। इन गोदामों के फर्श के नीचे हवा के वेंटिलेशन के लिए खास डक्ट्स बने थे ताकि नमी से अनाज सड़े नहीं। ये सीधा सबूत है उनकी एडवांस्ड फूड सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर की गहरी समझ का। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि उनका रोजमर्रा का जीवन कैसा था। ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि उनका लाइफस्टाइल आज के हमारे साउथ एशियन कल्चर से बहुत ज्यादा मिलता जुलता था। उनकी रसोई में गेहूं पीसने के पत्थर, मिट्टी के चूल्हे और तवे का इस्तेमाल होता था। और तो और खुदाई में सजने संवरने के लिए तांबे के शीशे, हाथी दांत की कंघियां, लिपस्टिक और काजल तक मिले हैं। कांसे की वो मशहूर डांसिंग गर्ल की मूर्ति उनके शानदार आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाती है। और एंटरटेनमेंट के लिए उनके पास मिट्टी के खिलौने थे और वो चेस यानी शतरंज जैसा एक खेल भी खेलते थे। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि हड़प्पा वासी सिर्फ अपने शहरों तक ही सीमित नहीं थे। प्राचीन मेसोपोटामिया के सुमेरियन टेक्स्ट्स में एक बेहद अमीर और ऑर्गेनाइज्ड देश का जिक्र बार बार आता है, जिसे वो मेलुहा कहते थे। आज इतिहासकार मानते हैं कि ये मेलुहा और कोई नहीं बल्कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अभी बस सभ्यता के शुरुआती दौर में संघर्ष कर रहे थे, तब मेलुहा के साहसी व्यापारी अपने जहाजों से दुनिया का पहला ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क चला रहे थे। इनका ये ट्रेड नेटवर्क कितना विशाल था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चन्हू-दड़ो जैसे उनके इंडस्ट्रियल हब्स में बेहद खूबसूरत लाल पत्थर के मनके और बाकी सामान बनाए जाते थे, जिनकी पूरी दुनिया में जबरदस्त डिमांड थी। वो ओमान को, जिसे तब मगन कहा जाता था, कपास और हाथी दांत एक्सपोर्ट करते थे और बदले में तांबा मंगाते थे। दिलमुन, जो आज का बहरीन है, वहां से कीमती पत्थरों का व्यापार होता था और मेसोपोटामिया को मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भेजकर वो वहां से सोना इंपोर्ट करते थे। लिटरली ये एक बेहद वेल ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमिक एम्पायर था। और इस पूरे ग्लोबल ट्रेड का सबसे बड़ा हब था गुजरात का लोथल शहर। ये दुनिया का सबसे पहला मैन मेड पोर्ट यानी मानव निर्मित बंदरगाह था। यहाँ की इंजीनियरिंग इतनी कमाल की थी कि उन्होंने समुद्र के ज्वार भाटे यानी टाइड्स को समझकर बाकायदा टाइडल लॉक्स बनाए थे। इन लॉक्स की मदद से वो पानी के लेवल को कंट्रोल कर लेते थे ताकि बड़े बड़े व्यापारी जहाज आसानी से डॉकयार्ड में आ और जा सकें। उस जमाने में मरीन इंजीनियरिंग की इतनी बारीक समझ होना सच में माइंड ब्लोइंग है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक नई कहानी बुनता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, इतना बड़ा व्यापारिक साम्राज्य और इतनी पीसफुल सोसाइटी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों की आबादी वाला ये शानदार समाज अचानक से गायब हो गया, और उन्होंने जो सैकड़ों मोहरें छोड़ी हैं, उन पर जो सिंबल्स बने हैं, वो आखिर हमसे क्या कहना चाहते हैं? ये इस सभ्यता का सबसे बड़ा और सबसे गहरा रहस्य है, जिसने आज तक बड़े बड़े हिस्टोरियंस को उलझा कर रखा है। ये सच में एक बहुत बड़ी पहेली है। हड़प्पा की खुदाई में हमें हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर सैकड़ों अलग अलग चिन्ह उकेरे गए हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई भी इंसान या कह लीजिए कोई भी एडवांस टेक्निक भी इस लिपि को डिकोड नहीं कर पाई है। जरा सोचिए, जिस दिन ये लिपि पढ़ी जा सकेगी ना, उस दिन भारतीय इतिहास के ऐसे अनगिनत राज दुनिया के सामने आएंगे जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। इन मोहरों में से एक सबसे ज्यादा फेमस है पशुपति मोहर। इसके डिटेल्स बेहद इंटरेस्टिंग हैं। इसमें एक आकृति है जो प्रॉपर योग मुद्रा में बैठी है और बाघ, हाथी और गैंडे जैसे जंगली जानवरों से घिरी हुई हैं। बहुत से स्कॉलर्स इसे भगवान शिव का शुरुआती या प्रोटो शिव रूप मानते हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा हिंट है कि आज जो हम योग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी जड़ें शायद इसी प्राचीन सभ्यता में बहुत गहराई तक रची बसी थीं। हड़प्पा सभ्यता की एक और बात जो सच में हैरान करती है, वो है उनकी शांति प्रियता। खुदाई में वेपन्स या हथियारों के नाम पर कुछ खास मिला ही नहीं है। वहाँ कोई बड़े बड़े शाही महल या तानाशाह राजाओं के भव्य स्मारक नहीं थे। मोहनजोदड़ो से जो पुरोहित राजा यानी प्रीस्ट किंग की एक छोटी सी मूर्ति मिली है, वो बस ये इशारा करती है कि सत्ता शायद पुजारियों या व्यापारियों की किसी कमेटी के पास थी। वो युद्ध, मारकाट या विनाश के बजाय शांति, व्यापार और मिलजुल कर रहने में ज्यादा यकीन रखते थे। एक सच्चा आदर्श समाज। तो फिर सवाल वही आता है कि इनका पतन कैसे हुआ। पुराने समय में एक बड़ी पॉपुलर थ्योरी थी कि बाहर से आए योद्धाओं यानी आर्यों ने हमला किया और इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन आज का मॉडर्न साइंस इस कहानी को सिरे से खारिज करता है।
राखी गढ़ी में मिले कंकालों के लेटेस्ट डीएनए टेस्ट्स और हड्डियों की जांच से ये साफ साबित हो गया है कि ये लोग किसी युद्ध में नहीं मारे गए थे। उनके शरीरों पर जो निशान हैं वो बीमारियों और नेचुरल डिजास्टर्स के हैं। यानी असली हत्यारा कोई बाहरी सेना नहीं थी, बल्कि खुद प्रकृति थी। दरअसल हुआ ये था कि लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास एक बहुत ही भयंकर इकोलॉजिकल पतन शुरू हुआ। क्लाइमेट चेंज की वजह से मानसून के पैटर्न पूरी तरह बदल गए, जिससे भयंकर सूखा पड़ने लगा। विशाल सरस्वती नदी, जिसके किनारे सबसे ज्यादा शहर बसे हुए थे, वो धीरे धीरे सूखकर रेगिस्तान में बदल गई। उधर सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया, जिससे उनका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम तबाह हो गया। अब जो शहर बचे रहे उन्हें विनाशकारी बाढ़ के लगातार चक्रों का सामना करना पड़ा। बिना पानी और बिना खाने के इतने महान शहरों का टिक पाना भला कैसे मुमकिन था? पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभ्यता किसी एक दिन में अचानक से खत्म नहीं हुई। जब इन बड़े बड़े शहरों में रहना बिल्कुल नामुमकिन हो गया तो लोगों ने इन्हें खाली करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे पूर्व में गंगा यमुना के मैदानों की तरफ और दक्षिण में गुजरात की ओर माइग्रेट कर गए। उन्होंने अपनी वो पुरानी शहरी पहचान तो छोड़ दी और नई ग्रामीण संस्कृतियों में घुल मिल गए। लेकिन जाते जाते वो अपनी बैलगाड़ी के डिजाइन, अपने मिट्टी के चूल्हे और साफ सफाई की जो उनकी कमाल की अवेयरनेस थी ना, वो सब अपने साथ ले गए, जो आज भी हमारे साउथ एशिया के जीवन का एक अहम हिस्सा है। अंत में ये महान सभ्यता हमारे लिए एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला सबक छोड़ गई है। हड़प्पा के वो सूखे हुए कुएं आज की हमारी इस मॉडर्न दुनिया को एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं। हमारी तकनीक और इंजीनियरिंग चाहे कितनी भी एडवांस क्यों ना हो जाए, हम इंसान प्रकृति से बड़े कभी नहीं हो सकते। जिस क्लाइमेट चेंज और वाटर क्राइसिस ने हजारों साल पहले एक इतने शानदार और समृद्ध समाज को बेघर कर दिया था, आज वही खतरा हमारे सामने फिर से मुंह बाए खड़ा है। क्या हम समय रहते इस पुरानी चेतावनी को समझ पाएंगे या इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। इस पर जरूर सोचिएगा।